बच्चों, आज हम गद्य में पार्ट 5 गद्दार कौन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लेखक जानते हैं कौन है। तो इसके लेखक है श्री नारायण लाल परमार जी। तो पाठ को प्रारंभ करने से पहले श्री नारायण लाल परमार जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। नारायण लाल परमार का जन्म 1 जनवरी सन 1927 को हुआ। वे छत्तीसगढ़ में नई कविता के प्रारंभिक कवियों में से एक थे। वे हिंदी और छत्तीसगढ़ी के ख्याति नाम कवि थे। बच्चों के लिए भी उन्होंने कई विधाओं में बहुत सी किताबें लिखी। उनकी प्रमुख कृतियां यानी कि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रोशनी का घोषणा पत्र, कांवर भर धूप, खोखले शब्दों के खिलाफ, सब कुछ निस्पंद है और विस्मय का वृंदावन। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। परमार जी का साहित्य में उल्लेखनीय योगदान रहा, इसलिए इन्हें मुक्ति बोध सम्मान प्राप्त हुआ। अंत में 27 जुलाई सन 2003 को इस महान साहित्यकार का निधन हुआ। तो बच्चों, ये थी परमार जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय। अब हम गद्दार कौन इस कहानी को प्रारंभ करते हैं, देखते हैं क्या है। नवलगढ़ राज्य में यह प्रथा चली आ रही थी कि हर साल दशहरे के दिन राजधानी में एक बड़ा मेला भरता। प्रजा का हर व्यक्ति राजा को अपनी शक्ति के अनुसार भेंट चढ़ाता। राजमहल खूब सजाया जाता। नगर में कम उत्साह नहीं रहता। दूर दूर से नृत्य मंडलियां आती। संगीत के कलाकारों का जमाव होता और रामलीला का तो जैसे अंत ही न होता। सचमुच राजधानी मानिकपुरी उस दिन सजी धजी दुल्हन से कम ना लगती थी। एक राज्य था जिसका नाम नवलगढ़ था, ठीक है, और उसकी राजधानी का नाम मानिकपुरी। दशहरे के दिन नवलगढ़ राज्य की राजधानी मानिकपुरी को दुल्हन की तरह खूब सजाया जाता था। और इस नवलगढ़ राज्य में एक प्रथा वर्षों से चली आ रही थी कि दशहरे के दिन राजा को अपने सामर्थ्य के अनुसार भेंट दिया जाता था। तो प्रत्येक वर्ष के अनुसार इस वर्ष जो है राजा को काफी भेंट चढ़ाई गई थी। और इस उत्सव को काफी अच्छे से मनाया जाता था। यहाँ पर नृत्य मंडलियां आती थी दूर दूर से। रामलीला की मंडलियां जो थी वो आते थे दशहरे में, आपने भी देखा होगा। और यहाँ पर वो अपनी प्रस्तुति दिया करते थे। उस साल भेंट इतनी चढ़ी कि राजा रामशाह खुद आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने राजा साहब की तारीफ के पुल बांध दिए और उनकी तुलना भगवान श्री रामचंद्र से करने लगे। वे यह कहने से भी ना चुके कि संसार में ऐसा कोई राज्य है तो वह नवलगढ़ राज्य है, जिसमें शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। इस वर्ष जो है भेंट अधिक चढ़ने से राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। लोग राजा साहब के तारीफों के पुल बांधने लगे और राजा साहब के बारे में कहने लगे कि हमारा राजा जो है कैसा है, श्री रामचंद्र जी जैसा है। और ये कहने से भी नहीं चुके कि संसार में नवलगढ़ राज्य जैसा कोई राज्य नहीं है, क्योंकि नवलगढ़ राज्य ऐसा राज्य है जहाँ शेर और बकरी जो है एक घाट पर पानी पीते हैं। रात को पंडित जी घर में राजा साहब सुनकर खुश हुए। पंडित राम भगत को वे राजपुरोहित कम और अपना दोस्त अधिक समझते थे। अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए उन्होंने पंडित जी को ढेर सारी सोने की मुद्राएं भेंट की। राजा का नाम था राजा रामशाह और उनके राजपुरोहित पंडित राम भगत, ठीक है। तो जो राजा रामशाह थे, राजा जी थे, वे पंडित राम भगत को, पुरोहित को
उनको राजपुरोहित कम और अपना मित्र अधिक मानते थे। कोई भी काम हो, कोई भी सलाह लेना है तो पंडित राम भगत से लिया करते थे। पंडित राम भगत ने जब राजा की तारीफों की पुल बांधी तो वे खुश होकर उनको सोने की ढेर सारी मुद्राएं भेंट की। रात को पंडित जी घर में पंडिताइन से कहने लगे कि यह बूता पंडित राम भगत का ही है, जिन्होंने राजा साहब के यश को चारों दिशाओं में फैला दिया है। जब पंडित जी घर पहुंचे तो अपने पंडिताइन से कहने लगे कि राजा जी को जो यश प्राप्त हुआ है वो मेरी वजह से प्राप्त हुआ है, मैंने ही उनके यश को चारों तरफ फैलाया है। पंडित आगे कहता है, राजा साहब उनकी हर बात को आदरपूर्वक मान लेते हैं। दूसरे राजाओं की तरह वे विलासी या आराम तलब नहीं। पंडित कहता है कि जो राजा जी हैं वो मेरी हर बात को मानते हैं और हमारे राजा जो हैं वे भोग विलासी नहीं है, वे प्रजा का बिल्कुल ध्यान रखते हैं। वे प्रजा की भलाई का सदा ध्यान रखते हैं, प्रजा भी उनसे सच्चे मन से चाहती है। जीवन की सफलता के अनेक रहस्य उन्होंने राजा साहब को सिखलाए हैं। पंडित राम भगत कहता है कि मैंने राजा जी को जीवन की कई खूबियां सिखाई हैं। इस तरह नींद आने के पहले पंडिताइन यह मान गई कि सचमुच उसके पति नवलगढ़ राज्य की एक बहुत बड़ी हस्ती है। और पंडिताइन जो है पंडित की बात सुनते सुनते वो सोने से पहले ये उसका लोहा भी मान गई कि हाँ, मेरा पति जो है काफी बड़ी हस्ती है, इस नवलगढ़ राज्य की बड़ी हस्ती में से गिना जाता है। पंडित राम भगत जब कभी समय मिलता अपनी इस विधा की थोड़ी बहुत वानगी अपने इकलौते पुत्र रामचरण को भी देते। उनको यह विश्वास था कि एक न एक दिन जब राजा रामशाह की जगह उनका पुत्र लेगा तो उनकी जगह भी रामचरण बखूबी लेगा। अभी तो राजपुत्र और ब्राह्मण पुत्र की पढ़ाई अलग अलग होने लगी। एक दिन ऐसा भी आया कि जब राजेंद्र शाह राजा हुए और पंडित जी का बेटा उनका राजपुरोहित। पंडित राम भगत को जब भी समय मिलता उनमें जो खूबियां थी उन खूबियों को अपने इकलौते पुत्र रामचरण को सिखाया करते। क्योंकि उनको विश्वास था कि एक न एक दिन राजा रामशाह की जगह उनका पुत्र लेगा, तब मेरी जगह मेरा पुत्र रामचरण भी लेगा और उस राज्य का राजपुरोहित बनेगा। इसलिए रामचरण को बचपन से ही कई खूबियों उनको सिखाने लगे। ब्राह्मण पुत्र और राजकुमार की पढ़ाई अलग अलग होने लगी, दोनों का व्यवहार अलग था। अब एक समय ऐसा आया कि राजा रामशाह की जगह किसने ले ली? उसका पुत्र राजेंद्र शाह ने ले ली। ठीक है, राजगद्दी पर राजेंद्र शाह को बिठाया गया और राजपुरोहित रामचरण बन गया। नई उम्र थी, नए विचार थे। ये दोनों ही नई उम्र के थे और दोनों के नए विचार थे। आरंभ से ही, शुरुआती दौर से ही दोनों के विचार आपस में टकराने लगे। राजपुरोहित और राजा जिस तरह उन दोनों के पिता थे, जैसे पंडित राम भगत और राजा रामशाह, दोनों के विचार काफी मिलते थे, दोनों मित्र की तरह रहते थे। किंतु रामचरण और राजेंद्र शाह के विचार बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। राजेंद्र शाह पिता से भिन्न, उद्दंड और विलासी था। इसके विपरीत रामचरण कुछ अधिक बुद्धिवादी और तर्क करने वाला था। जो राजेंद्र शाह है वो अपने पिता रामशाह की अपेक्षा बिल्कुल उद्दंड था, भोग विलासी था, प्रजा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था। इसके विपरीत रामचंद्र था, वो काफी बुद्धिमान था, लोगों की भलाई चाहता था और तर्क करने वाला था।
अब रोज सवेरे नृत्य और संगीत की महफिल जमती। राजेंद्र शाह को बड़ा मजा आता। रामचरण बीच में कभी उन्हें टोकता, प्रजा की ओर उनका ध्यान खींचता तो वे झिड़क देते। राज दरबार में रोज नृत्य संगीत की महफिल जमती और राजेंद्र शाह जो है उनको बड़ा आनंद आता था इस महफिल में शामिल होकर। रामचरण बीच में कभी कभी उन्हें टोक दिया करते थे और उनका ध्यान जो है प्रजा की ओर खींचने का प्रयास करते, जो राजेंद्र शाह को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वे क्रोधित होते। किस पर? रामचरण पर। अजीब सी परिस्थिति आ गई। वैसे रामचरण जानता था कि बुरी आदतों को जल्दी बदला नहीं जा सकता। वह अपमान सहता और अपने कर्तव्य का पालन करता जाता, परंतु कब तक? इधर राजा की विलासप्रियता बढ़ती गई और उधर खजाना खाली होता गया। प्रजा के दुख बढ़ने लगे। रामचरण ने राजा को आखिरी नेक सलाह दी। परिणाम में उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। राजेंद्र शाह की आदत और बढ़ती गई। इस तरह उसकी आदतों में कोई बदलाव नहीं आया। रामचरण को लगा था कि ये बुरी आदतें जो हैं पहले से हैं तो इतनी जल्दी बदलेगी तो नहीं, सो उसने अपना कर्तव्य किया। किंतु राजेंद्र शाह की जो आदत थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई सुधार नहीं आया। केवल वह भोग विलासिता में डूबा रहा और इस तरह से जो राजकोष है वह खाली हो गया और प्रजा का दुख बढ़ने लगा। रामचरण ने सोचा कि आखिरी नेक सलाह दे देता हूँ और उसने जब महफिल जमी हुई थी तब वहाँ जाकर उसने राजा को एक आखिरी नेक सलाह दी और प्रजा की तरफ ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया और राजा को उसके कर्तव्य से अवगत कराया। तब राजेंद्र शाह को बड़ा गुस्सा आया और फिर रामचरण को नौकरी से निकाल दिया गया। रामचरण निराश नहीं हुआ। उसने आसपास के गांव में शिक्षा प्रसार का बीड़ा उठाया। रामचरण को नौकरी से निकालने के पश्चात वह बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ। उसने आसपास के गांव के लोगों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली। उसे इस काम में बड़ी सफलता मिली और इस काम को जैसे ही उसने प्रारंभ किया, इस काम में उसे बहुत सफलता मिली। धीरे धीरे राजा के कुछ खुशामदियों को यह बात खलने लगी। ज्यों-ज्यों रामचरण का यश बढ़ता जाता त्यों-त्यों उसकी शिकायतें भी बढ़ती गई। एक दिन उसे प्रजा को भड़काने के आरोप में राजा के सामने पेश किया गया। अब धीरे धीरे जो राजा के चापलूस थे, चाटुकार थे, उनको यह बात पता चली कि रामचरण तो सारे जो गांव के लोग हैं उनको शिक्षित करने की जिम्मेदारी उसने ली है और सारे लोगों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगी कि सारे गांव के लोग शिक्षित हो जाएंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा, और ये बात उनको खलने लगी। जैसे जैसे रामचरण का यश बढ़ता गया, लोग तारीखों के पुल बांधने लगे और गांव के अधिक से अधिक लोग शिक्षित होने लगे। तब जो चाटुकार थे, राजा के चाटुकार थे, वे राजा के पास जाकर रामचरण की शिकायतें करने लगे और शिकायतों की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ने लगी। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ये आरोप तक लगा दिया कि रामचरण जो है प्रजा को राजा के विरुद्ध भड़का रहा है, और फिर रामचरण को पकड़कर राज दरबार में लाया गया। नए राजपुरोहित ने मामले को संगीन बताया। अब रामचरण की जगह कोई और ले चुका था राज्य में, राजपुरोहित की जगह। तो नए जो राजपुरोहित थे उसने रामचरण पर एक संगीन आरोप लगाया। उसने कहा प्रजा को राजा के विरुद्ध भड़काना सबसे बड़ा पाप है। राज दरबारियों ने भी हामी भरी। जब उस नए राजपुरोहित ने रामचरण पर यह आरोप लगाया कि प्रजा को राजा के विरुद्ध भड़काना ये बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है, तो फिर जो राजा के चाटुकार थे, जो रामचरण की बुराई चाहते थे, उन्होंने इस बात पर हामी भरी। बेचारा रामचरण अकेला पड़ गया था।
वो करे तो क्या करे। उसने अपने तरफ से सफाई भी दी, किंतु उसकी कोई भी बात नहीं सुनी गई। मृत्यु दंड सुनाने से पहले राजेंद्र शाह ने पूछा कि यदि कोई अंतिम इच्छा है तो कहो। रामचरण ने कहा, महाराज, अब तक मैंने आपको अपनी शक्ति के अनुसार बहुत सी बातें बतलाई हैं। अब चाहता हूँ कि मोतियों की फसल उगाने का गुर भी आपको बता दूं। राजेंद्र शाह जब रामचरण से कहता है कि रामचरण, तुमको मैं मृत्यु दंड सुनाने से पहले यदि तुम्हारी कोई इच्छा है तो तुम मुझसे कहो। तो रामचरण कहता है कि महाराज, अभी तक मैंने अपनी शक्ति के अनुसार आपको बहुत कुछ बातें बताई हैं, किंतु अब मैं चाहता हूं कि मृत्यु दंड को प्राप्त करने से पहले मोतियों की फसल कैसे उगाया जाता है, इस गुण को आपको बताऊं। जैसे ही दरबार में उपस्थित लोग सुनते हैं कि मोतियों की फसल, तो सभी सुनकर दंग रह जाते हैं। कुछ लोगों को तो शंका होती है कि ये कहीं धोखा देकर भाग ना जाए, परंतु राजा ने उस पर विश्वास किया। कहा, हम तुम्हें मौका देंगे। राजा ने रामचरण पर विश्वास किया और कहा कि ठीक है, हम तुम्हें मौका देंगे, अपनी यह विधा तुम हमें अवश्य सिखा दो। और फिर रामचरण को मौका दिया गया किस चीज का? मोतियों की फसल उगाने का। इसके आगे क्या होता है वीडियो के अगले भाग में हम देखेंगे। ठीक है, आज यहीं तक पढ़ेंगे बच्चों, और जो मैं आपको नोट्स भेजूंगी उसको लिख कर रखना। अगले वीडियो में जो बचा है वो पढ़ेंगे। ठीक, और लिखने के पश्चात आप याद भी कर लेना। ठीक है, थैंक यू।